place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. System can help us. This before I go. You have no idea when you're coming back. 5. One thing becomes really clear. I'm not gonna make it! Yes, you are. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माई चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साई-फाई टाइम ट्रेवल मूवी इंटरस्टेलर लेकर आया हूं, जिसे IMDb पे जबरदस्त 8.6 की रेटिंग है। इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करेंगे मूवी की बैकग्राउंड स्टोरी के साथ। मूवी की कहानी फ्यूचर टाइम में सेट है, जहां पे अब अर्थ पे रिसोर्सेज की कमी है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और नए नए आविष्कार होने के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। इसीलिए अब पृथ्वी रहने लायक नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पृथ्वी बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगी। तो अब दोस्तों चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी शुरू होती है लीडिंग कैरेक्टर कूपर से, जो कि नासा में पहले पायलट का काम करता था, पर अब मक्के की खेती करता है, क्योंकि अब नासा पूरी तरह से बंद हो चुका है और हमें इस वक्त साइंटिस्टों की नहीं बल्कि किसानों की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम कूपर की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम मर्फ होता है। वहीं उसके बड़े बेटे का नाम टॉम होता है, और कूपर अपने ससुर जी के साथ उनके घर में रहता है। अब अगले ही सीन में हम मर्फ को देखते हैं। यहाँ मर्फ के कमरे में एक किताबों का शेल्फ होता है, जहाँ से किताबें अपने आप ही नीचे गिरती हैं। ये सब कुछ देख करके मर्फ बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो अपने पिता से बताती है कि मेरे कमरे में कोई भूत है जो किताबें गिराता है। जिस पे मर्फ के पिता कूपर बताते हैं कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम अपने कमरे में जो कुछ भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड करके उसे ऑब्जर्व करो। इतना सुनने के बाद मर्फ बताती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो भूत आप ही हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम धूल का तूफान आते हुए देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण खराब होने के कारण ये धूल का तूफान कभी भी आ जाता है। इसीलिए ये सभी लोग घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखते हैं और हमेशा मास्क पहने रहते हैं। अब अगले ही सीन में इनकी पूरी फैमिली प्लेग्राउंड में बैठ करके मैच देख रही थी, तभी वही धूल का तूफान फिर से आ जाता है। ये देख करके वहाँ से सभी लोग अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, और अब घर पे आने के बाद मर्फ को याद आता है कि उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां नहीं बंद किए। इसीलिए मर्फ अपने कमरे में भागती है। वहीं कूपर उसके पीछे जाता है, और जब कूपर मर्फ के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि मर्फ के कमरे में धूल से कुछ अजीब लाइन बनी हुई थी। ये देखने के बाद कूपर मर्फ से रिवील करता है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है बल्कि ग्रेविटी है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग थियरी का इस्तेमाल किया है, जिसके हिसाब से ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो हर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। यानी कि किसी और डायमेंशन में रहने वाला जीव किसी और डायमेंशन में ग्रेविटी के जरिए कोई भी सिग्नल या मैसेज भेज सकता है और उससे कम्युनिकेट कर सकता है। जिसके बाद कूपर तुरंत ही उस कोड को डिकोड करने में लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक बाइनरी कोड है। अब दोस्तों, बाइनरी कोड एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई भी सीक्रेट मैसेज डॉट और डैश के फॉर्म में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। और जब कूपर उस कोड को डिकोड कर लेता है तब उसे एक जगह की लोकेशन मिलती है। अब कूपर बिना टाइम गवाए उस लोकेशन पे जाने के लिए निकलता है, तभी मर्फ भी उसके साथ आ जाती है। और जब वो दोनों उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बंदी बना लेते हैं और अंदर लेकर आते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम कूपर से कोई एंड्रॉयड रोबोट अजीब से सवाल कर रहा था कि तुम आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये देख करके कूपर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब पृथ्वी पे आविष्कार होना बंद हो चुके हैं, तो आखिर ये कहाँ से आया। अभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ब्रांड होता है, और वो कूपर को लेकर के मर्फ के पास आती है। वहाँ पर कूपर की मुलाकात प्रोफेसर ब्रांड से होती है, जो कि नासा के हेड होते हैं। अब क्योंकि कूपर नासा में पहले काम कर चुका था, इसीलिए वो प्रोफेसर ब्रांड को अच्छे से पहचानता है, और वो उनसे सवाल करता है कि वो आखिर कहाँ पर है। जिस पे प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि हम लोग नासा में हैं। अब ये सुनने के बाद कूपर हैरान होता है, क्योंकि नासा बहुत समय पहले बंद हो चुका था। और प्रोफेसर ब्रांड उसे रिवील करते हैं कि नासा अब भी काम करता है। जिसके बाद प्रोफेसर ब्रांड कूपर से सवाल करते हैं कि तुम्हें आखिर यहाँ की लोकेशन कैसे मिली। जिस पे मर्फ उन सभी को बताती है कि हमें इस जगह का लोकेशन ग्रेविटी की वजह से मिली। अब ये बात सुन करके वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ग्रेविटी कैसे किसी जगह की लोकेशन बता सकती है। वहीं कूपर प्रोफेसर ब्रांड से सवाल करता है कि आखिर आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। जिस पे प्रोफेसर ब्रांड उसे बताते हैं कि हमारी पृथ्वी अब खत्म होने के कगार पर है।
क्योंकि आज से कई साल पहले गेहूं और चावल की फसल होना बंद हो गई। अब केवल मक्के की खेती बची है और बहुत ही जल्द वो भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद कूपर प्रोफेसर ब्रैंड से सवाल करता है, तो आपने पृथ्वी को बचाने के लिए क्या सोचा है? जिस पर प्रोफेसर ब्रैंड का कहना होता है कि हम इस पृथ्वी को नहीं बचा सकते, बल्कि हमें इसे छोड़ करके जाना होगा। अब जाहिर तौर पर कूपर ये बात सुन करके कुछ भी समझ नहीं पाता और वो सवाल करता है कि हम आखिर ये करेंगे कैसे। जिस पे प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि कोई अनजान सभ्यता या सिविलाइजेशन हमारी मदद कर रही है मानव जाति को बचाने के लिए, और वो एडवांस सिविलाइजेशन जो भी है उसने सैटर्न ग्रह के पास आज से 50 साल पहले एक वर्म होल बना दिया ताकि हम उसके जरिए मीलों दूर किसी भी प्लेनेट को ढूंढ सकें। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वर्म होल के बारे में भी पता होना चाहिए। दरअसल वर्म होल एक ऐसी संरचना है जिसके जरिए हम लाखों मील की यात्रा मिनटों में तय कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें अपनी गैलेक्सी को छोड़कर किसी और गैलेक्सी में किसी प्लेनेट पे जाना है तो वर्म होल के जरिए हम कई हजार मील की यात्रा मिनटों में तय करके पहुंच सकते हैं। अब प्रोफेसर ब्रैंड कूपर से बताते हैं कि हमने 13 एस्ट्रोनॉट को उस वर्म होल के उस पार भेजा था नए प्लैनेट्स की खोज में, ताकि वो मानवों के लिए एक हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढ सकें। और वो 13 एस्ट्रोनॉट अपने साथ एक बीकन को ले गए ताकि जब उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए तब वो बीकन के सिग्नल को ऑन कर दें, जिससे पृथ्वी पे उनकी लोकेशन उन्हें मिल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग वर्म होल के उस पार सीधा संपर्क नहीं कर सकते हैं। इस दौरान बीकन ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए उन्हें पता चल सकता है कि आखिर हैबिटेबल प्लैनेट कौन सा है। प्रोफेसर ब्रैंड का कहना होता है कि हमें उन 13 एस्ट्रोनॉट में से कई एस्ट्रोनॉट के सिग्नल कई सालों से मिल रहे हैं, इसीलिए एक नए मिशन पे काम चल रहा है जिसमें हम कुछ एस्ट्रोनॉट को वर्म होल के उस पार भेजेंगे। इसीलिए प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को इस मिशन में शामिल होने के लिए कहते हैं, पर कूपर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी छोटी बेटी है। वहीं प्रोफेसर ब्रैंड का कहना होता है कि अगर ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो तुम अपनी बेटी को बचाकर क्या करोगे। और इतना सुनने के बाद कूपर इस मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद कूपर प्रोफेसर ब्रैंड से पूछता है कि अगर मान लो हमें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाता है तो आप पृथ्वी की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे ले जाएंगे। जिसके लिए प्रोफेसर ब्रैंड के पास 2 प्लान होते हैं। पहले प्लान के हिसाब से प्रोफेसर ब्रैंड ग्रेविटी की इक्वेशन को कई सालों से सॉल्व कर रहे हैं, और जिस दौरान कूपर वर्म होल में उस पार किसी प्लैनेट की खोज में जाएगा उस दौरान वो ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि पृथ्वी के सभी लोगों को एक स्पेस स्टेशन के जरिए यहाँ से निकाल सके, जिसके लिए प्रोफेसर ब्रैंड ने एक स्पेस स्टेशन बनाया होता है। दरअसल जिस फैसिलिटी में कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड इस वक्त खड़े हैं वो कोई फैसिलिटी नहीं होती है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन होता है। और वहीं अगर इनका प्लान एक कामयाब नहीं होता है तो प्लान बी के तहत कूपर और उनके साथी एंड्योरेंस पे फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रायो को अपने साथ ले जाएंगे, जिसमें पृथ्वी के अलग अलग जगह के लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। और जब उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाएगा तब इसी एम्ब्रायो के जरिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके ह्यूमन की पहली जनरेशन को रेस करना है और वो जनरेशन अपनी अगली जनरेशन को रेस करेगी, और ऐसा करके मानव जाति को एक बार फिर से बचाया जाएगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम मर्फ को देखते हैं, जिसे कि कूपर के इस फैसले से बहुत नाराजगी होती है और वो कूपर को वहां जाने से रोकती है। पर कूपर को किसी भी हाल में दुनिया को बचाना होता है, इसीलिए वो मर्फ की बातों को नज़रअंदाज करके वहां से निकल जाता है। इसी दौरान हम आखिरी बार फिर एक बार बुक शेल्फ से एक किताब गिरते हुए देखते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते कूपर अंतरिक्ष में निकल जाता है और करीब 3 महीने के सफ़र के बाद वो लोग उस वर्म होल को पार करके अपने पहले ग्रह के पास पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल आ रहे थे। अब ये ग्रह गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के एकदम नज़दीक में होता है। अब इस मिशन में टोटल 4 लोग होते हैं, जिसमें कूपर, प्रोफेसर ब्रैंड, रोमली और डॉयल नाम का एक आदमी होता है। अब उस प्लैनेट पे पहुंचने के बाद वो लोग वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं, पर रोमली उन्हें बताता है कि उस प्लैनेट पे टाइम बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, क्योंकि ये प्लैनेट ब्लैक होल के एकदम नज़दीक होता है। अब यहाँ पे थियरी यूज़ की गई है टाइम डायलेशन की, जिसके हिसाब से कोई प्लैनेट अगर ब्लैक होल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो वहाँ पे टाइम उतना ही धीमा गुजरेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप किसी प्लैनेट पे जाते हैं जो कि ब्लैक होल के नज़दीक है और आप वहाँ पे 1 घंटा गुजारते हैं और वापस अपनी पृथ्वी पे आते हैं तो आपके लिए कई 100 साल गुजर चुके होंगे।
अब रोमली उन्हें बताता है कि उस प्लेनेट पे बिताया 1 घंटा पृथ्वी पे बिताए 7 साल के बराबर होगा। अब ये सुनने के बाद कूपर तय करता है कि हमें उस प्लेनेट पे ज़्यादा समय नहीं गंवाना है और अब कूपर, ब्रैंड और डॉयल उस प्लेनेट पे जाने के लिए निकलते हैं। इसी दौरान रोमली उसी स्पेस स्टेशन में रुकता है और थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस प्लेनेट पे लैंड करते हैं। अब वहाँ पहुँच करके वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज़मीन का नामो निशान नहीं है, वहाँ केवल पानी है और ये प्लेनेट इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पहुँच करके उन्हें उनसे पहले आए एस्ट्रोनॉट का स्पेसक्राफ्ट मिलता है। अब ब्रैंड उस स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ती है ताकि वो उसका रिकॉर्डर निकाल सके। वहीं कूपर की नज़र दूर किसी पहाड़ी पे पड़ती है, पर ये कूपर की बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि वो पहाड़ी नहीं बल्कि ऊंची लहरें होती हैं। और अब ये देख करके कूपर तुरंत ही ब्रैंड को स्पेसक्राफ्ट में वापस बुलाता है, पर रिकॉर्डर निकालते समय उसका पैर वहीं पे फंस जाता है जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाती। और अब कूपर तुरंत ही वहाँ पे एक रोबोट को एक्टिवेट करता है जिसका नाम टार्स होता है और इसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और वो रोबोट तुरंत ही ब्रैंड को लेकर के स्पेसक्राफ्ट में आ जाता है। वहीं इनका साथी डॉयल उन लहरों का शिकार हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और अब लहरों का पानी तेजी से उनके स्पेसक्राफ्ट में घुस जाता है जिसकी वजह से उनका स्पेसक्राफ्ट अब स्टार्ट नहीं होता है। और अब वो दोनों उस प्लेनेट पर 3 घंटे से ज़्यादा रुक जाते हैं और 3 घंटे बाद जब वो अपने स्पेस स्टेशन में वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे 23 साल का वक्त गुजर चुका है। तभी रोमली बताता है कि आप लोगों की फैमिली की तरफ से बहुत सारे मैसेज आए हैं और अब कूपर तुरंत ही वो मैसेज चेक करने लगता है। अब कूपर को पता चलता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। वहीं मर्फ अब बड़ी होकर के साइंटिस्ट बन चुकी है जो कि नासा में प्रोफेसर ब्रैंड के साथ काम कर रही है। अब ये सब कुछ देख करके कूपर की आंख में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी एक गलती के कारण उसने 23 साल का वक्त बेकार कर दिया। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में वो लोग उस रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एस्ट्रोनॉट कुछ ही मिनट पहले वहाँ पे लैंड किया था और लैंड करते ही वहाँ लहरों का शिकार हो गया। अब इन लोगों के हिसाब से वो कुछ ही मिनट पहले ही लैंड किया था, पर रिलेटिविटी के कारण नासा में लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ से सिग्नल कई साल से आ रहे हैं और अब वो लोग अपने अगले प्लेनेट की तरफ जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी रोमली उन्हें बताता है कि मैं पिछले 23 साल से इस स्पेस स्टेशन का फ्यूल इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए अब इनके पास लिमिटेड फ्यूल ही बचा है जिसके कारण ये लोग उन 2 प्लेनेट में से किसी एक प्लेनेट पर ही जा सकते हैं। अब वो दोनों प्लेनेट ब्लैक होल से काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए वहाँ पे टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं इनसे पहले जो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आए थे उनमें से एक का नाम मैन होता है, वहीं दूसरे का नाम एडमंड होता है। और अब वो लोग मैन के प्लेनेट पे जाने का तय करते हैं क्योंकि वो लगातार सिग्नल भेज रहा था। और अब अगले ही सीन में पृथ्वी पे हम मर्फ को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट बन चुकी थी। अब वहाँ पे हमें प्रोफेसर ब्रैंड को दिखाया जाता है जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब मरने से पहले वो मर्फ को बताते हैं कि प्लान ए को कभी कामयाब नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने कई साल पहले ही इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था और उन्हें पता होता है कि इस इक्वेशन के जरिए यहाँ के लोगों को नहीं बचाया जा सकता। प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि प्लान ए केवल एक दिखावा था प्लान बी को कामयाब करने के लिए। अब ये सुनकर के मर्फ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब मर्फ को पता था कि वो अपने पिता को कभी नहीं देख पाएगी। जिसके बाद प्रोफेसर ब्रैंड वहीं पे गुजर जाते हैं और अब वीडियो मैसेज के जरिए वो सभी को प्रोफेसर ब्रैंड के मौत की खबर देती है, साथ ही वो उनकी सच्चाई भी बताती है। और अब मर्फ अपने पिता को ब्लेम करती है कि उन्होंने उन सभी को पृथ्वी पे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। पर इतना होने के बाद भी मर्फ उन ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है, पर उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी पर एक क्वांटम डेटा की ज़रूरत होती है। वहीं अब अगले ही सीन में कूपर और वो सभी लोग मैन के प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं और वो सिग्नल का पीछा करते हुए मैन के स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां पे मैन एक स्लीपिंग पॉड में होता है। जब वो लोग मैन को उस स्लीपिंग पॉड से जगाते हैं तब वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर हैं पर ये मानवों के रहने लायक है। और जब वो मैन के साथ मिलकर के उस जगह का मुआयना कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मैन ने उन्हें गलत डेटा भेज करके उन्हें धोखा दिया है क्योंकि ये प्लेनेट मानवों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है और यहाँ पे मैन का प्लान बस यहाँ से निकलने का होता है। जिसका पता चलने के बाद मैन तुरंत ही कूपर को मारने के लिए बढ़ता है, जिसमें कूपर तो बच जाता है पर वहीं उसके दूसरे साथी रोमली की मौत हो जाती है। और जब ब्रैंड को इसके बारे में पता चलता है तो वो कूपर को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैन अपने स्पेसक्राफ्ट से एंड्योरेंस पर मैनुअल डिटैचिंग करता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है।
जिसकी वजह से एंड्योरेंस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और वो तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। पर तभी कूपर और ब्रैंड मिल करके काफ़ी संघर्ष के बाद कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को उस पर डिटैच कर देता है और उसे स्टेबल कर देता है। और अब उन्हें किसी भी तरह एडमंड के प्लैनेट तक जाना होता है, पर उनके पास अब बिल्कुल कम ईंधन बचा होता है और अब इन्हें कुछ भी करके एडमंड के प्लैनेट तक पहुंचना होता है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि प्लान ए को कामयाब नहीं किया जा सकता और इनके पास बहुत ही कम फ्यूल बचा था, जिसकी वजह से ये लोग एडमंड के प्लैनेट तक नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो लोग ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करने का तय करते हैं। दरअसल ये वो तकनीक होती है जिसमें हम किसी और ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पीड प्रदान करते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्लैनेट गारगेंटुआ ब्लैक होल के एकदम नज़दीक में होता है, क्योंकि कूपर को पता होता है कि एंड्योरेंस जितना ही ब्लैक होल के नज़दीक जाएगा उतना ही समय धीमा हो जाएगा और पृथ्वी पे कई साल गुजर जाएंगे। क्योंकि कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता था, इसीलिए उसे अब भी उम्मीद होती है कि प्लान ए को कामयाब किया जा सकता है। अब जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ब्लैक होल के सेंटर को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं और इसके सेंटर में आज तक कोई भी नहीं गया और किसी को भी पता नहीं होता है कि इसके सेंटर में आखिर क्या है और ये कहाँ निकलता है। इसीलिए कूपर ये प्लान बनाता है कि वो अपने द्वारा लाए गए रोबोट टार्स को उस ब्लैक होल के सेंटर में भेज देगा, ताकि वो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के क्वांटम डेटा को कलेक्ट करके उसे भेज दे। इसी तरह से प्लान ए को कामयाब किया जा सकता है। पर जैसे ही टार्स ब्लैक होल के सेंटर के अंदर जाता है, कूपर को टार्स का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और अब कोई और रास्ता ना होने पर कूपर प्रोफेसर ब्रैंड को स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके उसके स्पेस स्टेशन को एडमंड की प्लैनेट की तरफ ढकेल देता है और अपने यान को उस स्पेस स्टेशन से डिटैच कर लेता है। इसकी वजह से अब कूपर भी ब्लैक होल की ताकतवर ग्रेविटी में खींचने लगता है और वो खुद भी ब्लैक होल के सेंटर के अंदर चला जाता है। और अब ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कूपर को ऐसा लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, पर वो मरने के बजाय एक बहुत ही अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है, जिसे इस मूवी में टेसरेक्ट कहा गया है। उस टेसरेक्ट के अंदर कूपर अपने घर के उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पे मर्फ की किताबें रखी हुई थी और इस टेसरेक्ट की एक खास बात थी कि आप यहाँ पे समय में आगे और पीछे देख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन होता है। और अब कूपर उस टेसरेक्ट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करने लगता है और समझने के बाद वो अपने घर के उसी कमरे की किताबें गिराने लगता है और ये वही सीन था जब मर्फ अपने पिता से कहती है कि हमारे कमरे में कोई भूत है, क्योंकि किताबें गिराता है। अब जैसा कि आपको याद होगा कि मर्फ एक दिन अपने पिता से कहती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप ही हैं। यानी मूवी की शुरुआत में जो भी किताबें गिरा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि भविष्य का कूपर ही था। अब कूपर को टेसरेक्ट के अंदर अपने घर का हर पहलू दिखाई देता है, इसीलिए वो मर्फ को सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर कोई भी सिग्नल उस तक नहीं पहुंचता है। और तभी उसे याद आता है ग्रेविटी के बारे में, क्योंकि ग्रेविटी हर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने सिग्नल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और वो छोटी मर्फ तक पहुंचा देता है, जिसे कि वो डिकोड करके स्टे नाम देती है, जो कि कूपर को स्पेस में जाने से रोकने के लिए था। पर शायद मर्फ इसे ठीक से नहीं समझ पाती है और कूपर स्पेस में जाने के लिए निकल जाता है और तभी टेसरेक्ट के अंदर से कूपर किताबें गिराता है। अब ये वही सीन था जब कूपर स्पेस में जाने के लिए निकलता है, तभी वहाँ पे किताबें गिरती हैं और तभी कूपर टेसरेक्ट के अंदर उसी रोबोट टार्स से कनेक्ट हो जाता है और टार्स कूपर को बताता है कि उसके पास ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का पूरा क्वांटम डेटा है और अब कूपर के पास वो सब कुछ था जिससे मानव जाति को बचाया जा सकता है। इसीलिए कूपर टार्स से बोलता है कि वो क्वांटम डेटा को मोर्स कोड में कन्वर्ट करके उसे सेंड करे, जिसके बाद टार्स ऐसा ही करता है। अब मोर्स कोड वो तकनीक होती है जिसमें ऑन ऑफ लाइट, स्विच बटन और बेल साउंड का इस्तेमाल करके आप कोई भी सीक्रेट मैसेज भेज सकते हैं। और अब कूपर उस क्वांटम डेटा को मर्फ की घड़ी की सेकंड की सुई में उसे कोड कर देता है, वो घड़ी जो कूपर ने यहाँ आने से पहले मर्फ को दी थी, और वो घड़ी मर्फ को मिल जाती है। अब जैसा कि मर्फ एक साइंटिस्ट है, वो उस कोड को डिकोड कर लेती है और पूरे ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। अब मर्फ के ऐसा करते ही वो टेसरेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब जैसा कि ये टेसरेक्ट एकदम सेंटर में था, तो वहाँ पे समय की गति और भी धीमी हो जाती है। अब कूपर के लिए यहाँ बिताया 1 मिनट पृथ्वी पे 50 साल के बराबर होता है।
अब कूपर के टेसरेक्ट के बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है और जब कूपर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन में पाता है और इस स्पेस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन, जो कि मर्फ के नाम पे होता है। यहाँ पे कूपर देखता है कि इंसानों ने इस स्पेस स्टेशन के अंदर ग्रेविटी पे मास्टर हासिल कर लिया है, जिसके बाद अगले ही सीन में कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलता है, जो कि अब पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी और यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली होती है। अब यहाँ पे कूपर के ब्लैक होल में रहने के कारण उसके लिए बस कुछ ही समय बीता था, वहीं पृथ्वी पे 50 साल बीत गए, इसीलिए मर्फ अब बूढ़ी हो चुकी होती है और अब मर्फ कूपर से बताती है कि आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए आप ब्रांड के पास लौट जाइए, जो कि आपका इंतजार कर रही होगी। अब कूपर एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए ब्रांड से मिलने के लिए एडमंड के प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। वहीं हम ब्रांड को देखते हैं, जो कि एडमंड के प्लेनेट पे लैंड हो चुकी थी और वो अकेले ही एडमंड प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये कि वो कौन लोग थे जो मानव जाति को शुरू से ही बचाना चाहते थे और उन्होंने वो टेसरेक्ट और वो वर्म होल बनाया था। आपको मूवी का वो सीन तो याद होगा जहाँ पे प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन या एलियंस हमारी मदद कर रहे हैं, पर जब कूपर टेसरेक्ट के अंदर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई एलियंस नहीं है बल्कि भविष्य के इंसान हैं, जिन्होंने फिफ्थ डायमेंशन फिजिक्स, ग्रेविटी और फिजिक्स के कई नियमों को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है, जिसके तहत अगर इंसानों का पास्ट ही सुरक्षित नहीं था तो वो भविष्य में इतने आगे कैसे बढ़ गए, जो कि मेरी थियरी के हिसाब से इंसान भविष्य में इतने एडवांस इसलिए हुए क्योंकि कूपर आज कामयाब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान करके चलें कि कूपर यहाँ पे कामयाब ना होता तो शायद इंसानों का वो फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप इसके बारे में ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्री डेस्टिनेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही मूवी में सबसे बड़ा सवाल कि भविष्य के लोगों ने वो टेसरेक्ट कूपर के घर में ही क्यों सेट किया। यहाँ पे मेरा मानना ये है कि भविष्य के लोगों को अच्छे से पता था कि कूपर एक समय में नासा में काम करता था, इसीलिए भविष्य के लोगों ने कूपर को ही चुना था इंसानों को बचाने के लिए। पर जब कूपर टेसरेक्ट के अंदर आता है तब उसे रियलाइज होता है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने कूपर को नहीं बल्कि उसकी बेटी मर्फ को चुना है, क्योंकि कूपर द्वारा दिए गए सिग्नल के जरिए ही मर्फ को वो क्वांटम डेटा मिला जिसके जरिए वो मानव जाति को बचा सकी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये मूवी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस मूवी को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।